नमस्कार साथियों, मैं जीसी बुंदेला विनायक कोचिंग संस्थान के यूट्यूब चैनल ऐप पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। साथियों, कोविड-19 के कारण हमारी जो एजुकेशन है वो बाधित हुई है, लेकिन उस बाधित होने को हम लोगों ने थोड़ा सा सुचारू रूप से आपको प्रोवाइड करवाने की कोशिश की। साथियों, जैसा कि आपको पता है कि हमारी जो क्लासें चल रही हैं वो रीट के लिए चल रही हैं। रीट लेवल 1 लेवल 2 के लिए जिस चीज को हम पढ़ रहे हैं वो है हिंदी। हिंदी को हमने परसों एक क्लास लगी थी, आज ये दूसरी क्लास है और इस दूसरी क्लास में हमारा जो टॉपिक चल रहा है, मैंने आपको सिलेबस भी बता दिया था, मैंने आपका पाठ्यक्रम भी बताया कि किस किस कौन कौन से टॉपिक आएंगे। तो सबसे पहला जो टॉपिक था हमारा वो था संज्ञा, और उस संज्ञा के आधार पर ही हम आगे बढ़ रहे थे। यानी कि हम पढ़ तो हिंदी रहे हैं और इस हिंदी में हमारा जो टॉपिक है वो है संज्ञा। ये संज्ञा को हमने आपको बताया था कि संज्ञा किसे कहते हैं, संज्ञा के कितने भाग होते हैं और इनको कितने पार्ट में बांटा गया है। तो सबसे पहले संज्ञा मैंने आपको बताया, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं क्योंकि आपको पता है जो रीट का बच्चा होगा वो बीएड वाला होगा, और बीएड में जब पढ़ाया जाता है तो वहां पर जब भी दैनिक पाठ योजना करवाई जाती थी तो उस दैनिक पाठ योजना में उनको प्रस्तावना प्रश्न करने की जरूरत पड़ती है। तो उस प्रस्तावना प्रश्न के आधार पर ही मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि पहले सबसे पहले प्रस्तावना जब करते हैं तो इसका मतलब है पूर्व ज्ञान। यानी कि बच्चों को हमने कल, जैसे आज मैं अगर शुरुआत करूंगा तो इससे पहले मैं आप लोगों से पिछली जो क्लास है उसके बारे में जरूर पूछूंगा और मैं आपसे प्रश्न करूंगा। तो ये कहलाता है प्रस्तावना, और इसी प्रस्तावना को आधार बनाते हुए आगे बढ़ते हैं। तो संज्ञा हमने कहा कि संज्ञा जो है दो शब्दों के योग से बना है, सम प्लस ज्ञा से। सम का अर्थ होता है सम्यक और ज्ञा का, यानी कि जब हम संपूर्ण रूप से किसी भी वस्तु या किसी भी पदार्थ की पूर्ण जानकारी कर लेते हैं तो उसे हम कहते हैं संज्ञा। अर्थात संज्ञा का होता है हम नाम रख देते हैं तो वो संज्ञा कहलाएगी। यदि मान लीजिए मैं इसकी बात करता हूं तो यह क्या है, तो याद रखना यह नहीं, ये सर्वनाम है। अगर मैं इसका नाम लेता हूं तो ये समझ लीजिएगा ये आपका हो जाता है अर्थात मार्कर, या हम कहें इसको पेन, तो ये बन जाती है आपकी संज्ञा। संज्ञा के तीन पार्ट मैंने आपको बताया है कि तीन पार्ट मुख्य रूप से है। पहला होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा बात है आपका जातिवाचक संज्ञा, और तीसरा है आपका भाववाचक संज्ञा। तो ये तीन पार्ट हैं आपके पास में। यहाँ तीन पार्ट तक हम पढ़ चुके हैं, मैं फिर भी आप लोगों को थोड़ा सा बताना चाहूंगा। व्यक्तिवाचक संज्ञा वो कहलाती है जिसमें किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु और स्थान का बोध होता है। अर्थात मैं आप कहूंगा कि ये मान लीजिएगा अयोध्या है, यदि मैं आपसे कहूंगा लक्स साबुन है, यदि मैं कहूंगा आपसे कि यह है जयसिंह है, तो ये तीनों के तीनों चीजें आप लोगों के सामने व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाएगी, क्योंकि विशेष अयोध्या, विशेष साबुन है, विशेष नाम है, मतलब व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी वो एक होती है, और जातिवाचक संज्ञा वो होती है जिसमें किसी जाति का बोध होता है। अर्थात कहने का तात्पर्य अनेक होती हैं। मैंने आपको पिछली कि एक जहां होगी वो व्यक्तिवाचक कहलाएगी, अनेक जहां होंगी वहां जातिवाचक होगी, भाववाचक वहां होगी जो भाव को पैदा करेगी, अर्थात वो भाव व्यक्त करेगी, दिखाई नहीं देगी, ये महसूस कराती है। जैसे लीजिए हमारे पास में सुंदर शब्द है, अगर हम इसको कहें कि ये क्या है तो याद रखना ये आपला जो है विशेषण है, लेकिन यदि हम इसमें प्रत्यय जोड़ दें तो ये बन जाती है आपकी भाववाचक संज्ञा। जैसे ये और समीप के बाद ये आपका अव्यय, समीप यदि मैं यह जोड़ देता हूं तो अव्यय से बनी हुई भाववाचक संज्ञा है, सुंदरता या सामीप्य है, व्यवहारिक है, ये सबके साथ क्या कहलाएंगे, भाववाचक संज्ञा। जहां एक होगी व्यक्तिवाचक, अनेक होंगी जातिवाचक, जहां पर भाव पैदा होगा भाववाचक। यहां तक अपन पिछली वीडियो में कर चुके थे। इसके बाद में अब आते हैं हम कि जातिवाचक
दो पार्ट और हैं जिनको हम कहते हैं, एक कहते हैं द्रववाचक और एक कहते हैं हम समुदायवाचक। पहला होगा द्रववाचक, दूसरा होगा समुदाय। ध्यान रखना, ये द्रव्यवाचक बात आती है कि द्रववाचक कहते किसको हैं, तो मैं आपको बता देता हूं कि जो शब्द किसी धातु, पदार्थ और द्रव्य का बोध कराए, याद रखना, जो शब्द किसी धातु, द्रव या पदार्थ का बोध कराए या ज्ञान कराए उसे हम कहते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा। अर्थात धातु होगी, पदार्थ होगा, द्रव्य होगा। याद रखना, ये आपका जातिवाचक का ही अंग है, लेकिन जातिवाचक के अकॉर्डिंग ही अपन पदार्थ और द्रव्य। धातु में जैसे सोना है, पदार्थ में जैसे, द्रव में जैसे पानी है। अब हम इन तीनों की बात करें तो सोना धातु है, चना है, पानी है। अर्थात कहने का मतलब है भूमि के गर्भ से निकलने वाले पदार्थ, भूमि के गर्भ से निकलने वाली वस्तुएं, भूमि के गर्भ से निकलने वाले तरल पदार्थ, यदि ऐसे होते हैं तो उनको हम द्रववाचक कहते हैं। द्रववाचक संज्ञा का मतलब हुआ जहां मैटेरियल नाउन जिसको अपन कहा जाता है। इसके बाद आता है समुदायवाचक। समुदायवाचक वो कहलाता है जिसमें समूह या समुदाय का बोध होता है। समूह या समुदाय का बोध, जैसे हमने कहा कक्षा, हमने कहा परिवार, हमने कहा संघ, हमने कहा समिति। तो जहां पर संघ, समिति, का परिवार, झुंड, जनता, सेना, टुकड़ी, दल, यदि इस तरीके से आते हैं तो वो कहलाते हैं आपके समुदायवाचक संज्ञा। यानी कि दोनों के दोनों हम बात करें तो दोनों के दोनों किसके अंतर्गत आते हैं, जातिवाचक के अंतर्गत आते हैं। लेकिन जातिवाचक अगर ऑप्शन में नहीं आए तो सीधी सी बात है द्रववाचक और समुदायवाचक होगा। यदि मान लीजिए आपसे पूछा जाए कि संघ में कौन सी संज्ञा होगी और आपसे पूछ लिया गया ऑप्शन है समूह है, संघ शब्द में कौन सी संज्ञा होगी, तो सीधा सा उत्तर है हमारा संघ है, जो समुदाय का बोध करा रहा है। ऑप्शन में समुदाय दिया हुआ है तो राइट आंसर समुदाय होगा। अगर ऑप्शन में समुदायवाचक नहीं होगा तो फिर का जातिवाचक होगा, क्योंकि समुदायवाचक और द्रव्यवाचक दोनों ही जातिवाचक के अंग माने जाते हैं। तो ये था हमारे पास में संज्ञा, संज्ञा का पाठ, संज्ञा के भेद, संज्ञा के किस किस तरीके। तो 3 हमारे पास संज्ञा हो गई, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक। व्यक्तिवाचक जहां एक होगा, जातिवाचक जहां अनेक होगा, भाववाचक जहां महसूस किया जाएगा। इसी जातिवाचक के 2 पार्ट अलग हैं, द्रववाचक और समुदायवाचक। द्रववाचक वहां होगा जहां पर किसी सोना, चांदी जैसे शब्द आए, धातु, पदार्थ, द्रव्य आए, और समुदाय में समूह का बोध कराएगा। तो ये कहलाएगा आपका संज्ञा। संज्ञा का पार्ट ये आपका क्लियर हुआ। अब आते हैं हम संज्ञा के आगे बढ़ते हुए कि संज्ञा के आगे कौन सा टॉपिक आएगा। तो याद रहे संज्ञा के विकारी रूप में हम चलेंगे। तो विकारी रूप संज्ञा का अगला टॉपिक है, संज्ञा के विकारी रूप। ये थी आपकी संज्ञा, फिनिश हुआ। अब आते हैं हम संज्ञा के विकारी रूप। ये है हमारा टॉपिक। आपके रीट में जो आएगा वो इसी से पूछेगा, है संज्ञा के विकारी रूप। तो सबसे पहला तो बात आती है और एक किसे कहते हैं, अविकारी किसे कहते हैं और अव्यय किसे कहते हैं। 3 चीज आपके सामने है। पहला है विकारी, दूसरा है अविकारी, तीसरा है अव्यय। अविकारी किसे कहते हैं, अव्यय किसे कहते हैं और आपके सामने विकारी किसे कहते हैं। 3 चीजें आपके क्लियर है। पूछा जाता है
कि विकारी शब्द क्या होता है, अविकारी शब्द क्या होता है, अव्यय क्या होता है, तो ये पूछे जाते हैं आपसे। तो बताइए, जल्दी से कमेंट करिए और बताएं कि विकारी किसे कहते हैं, अविकारी किसे कहते हैं और अव्यय किसे कहते हैं। जल्दी से अपनी कॉपी पेंसिल लीजिएगा और उसमें लिखिएगा फटाफट से विकारी की परिभाषा, अविकारी की परिभाषा और अव्यय की परिभाषा। तो सबसे पहले देखते हैं हम विकारी की, कि जो शब्द या जिन शब्दों का लिंग, वचन, कारक और काल परिवर्तन नहीं होते, उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। जिन शब्दों का लिंग, वचन और कारक, याद रहे लिंग, वचन और कारक, चार चीज आपके सामने, और काल। जिन शब्दों का लिंग, वचन, कारक और काल परिवर्तन नहीं होता, इसका मतलब बदलता नहीं है, का रूप परिवर्तन नहीं होता, उन्हें हम विकारी शब्द कहते हैं। जिन शब्दों का ना तो लिंग में परिवर्तन होता, लिंग परिवर्तन हो जाता है, परिवर्तन होता है, यह है आपका परिवर्तन होता है, उन्हें हम कहते हैं विकारी। और जिन शब्दों का नहीं, यानी कि यहाँ लिंग, वचन, कारक और काल परिवर्तन होता है, उसे तो अपन कहते हैं विकारी। और फिर दूसरा कहता है ये कि जिन शब्दों का लिंग, वचन, का और काल परिवर्तन नहीं होता, यह है आपके कि जिन शब्दों का परिवर्तन होता है यानी बदलता है, वो तो कहलाते हैं विकारी। और जिन शब्दों का लिंग, वचन, कारक और काल परिवर्तन नहीं होता, उन्हें कहते हैं, उन्हें विकारी, अविकारी या अव्यय कहते हैं। अविकारी या अव्यय कहते हैं। ये दो परिभाषा आपको याद रखनी है। पूछा जाता है कि विकारी शब्द कौन से होते हैं और अविकारी शब्द कौन से होते हैं। आपसे प्रश्न करेगा कि जिन शब्दों का लिंग, वचन, कारक परिवर्तन होता है, जिन शब्दों का लिंग, वचन, कारक बदलता है, उन्हें क्या कहते हैं। और जिन शब्दों का लिंग, वचन, काल, कारक नहीं बदलता, उन्हें क्या कहते हैं। तो जिन शब्दों का बदलता है उन्हें विकारी कहेंगे, और जिन नहीं बदलता उन्हें अविकारी कहेंगे। अब आपके सामने प्रश्न आएगा कि कौन से शब्द विकारी होते हैं और कौन से अविकारी। यदि मैं आपसे कहूं राम, कृष्ण, यह और वह, अगर आपसे पूछा जाए इन चारों शब्दों में से कौन सा शब्द है जहां पर कि ये विकारी शब्द है, तो चार शब्द हैं आप लोगों के पास में, राम, कृष्ण, यह और वह। इन चारों में से कौन सा शब्द विकारी है। आपको याद रखने भाषा आपके सामने लिखी हुई है कि जिन शब्दों का लिंग, वचन और काल, कारक परिवर्तन होता है या बदलता है, उन्हें विकारी कहते हैं। तो आप देखो इनमें से कौन सा शब्द है जिसका लिंग भी बदल जाएगा या काल बदल जाएगा या कारक बदल जाएगा या वचन बदल जाएगा। चारों में से कुछ भी हो सकता है। इन शब्दों का लिंग, वचन, कारक और काल परिवर्तन है, बदलता है। देखो यह है, यह का बिल्कुल बदल जाएगा, यह वचन है, ये बहुवचन है, वह एक वचन है, यह बहुवचन है। इसका मतलब चारों में से कुछ भी हो, लिंग भी बदल सकता है, वचन भी बदल सकता है, कारक बदल सकता है, काल भी बदल सकता है। तो जिन शब्दों का ये बदलता है वो तो विकारी कहलाएगा। तो ये दो तो विकारी हो गए हमारे पास, लेकिन अब और आ रहे हैं हमारे पास राम और कृष्ण। अब ये राम और कृष्ण विकारी हैं या नहीं है, ये मुझे बताना है आपको। क्या हम इनका
बदल सकते हैं? क्या हम इनका बहुवचन बदल सकते हैं? क्या हम इनका काल बदल सकते हैं? क्या हम इनका जो है कारक बदल सकते हैं? तो ये चीज हमें देखनी है। तो बिल्कुल अपन बदल सकते हैं। राम का स्त्रीलिंग होता है सीता और कृष्ण का स्त्रीलिंग होता है कृष्ण। तो ये जब बदल गए तो मैं आपको बता देता हूँ विकारी शब्द जो होते हैं वो 4 होते हैं। इसमें होते हैं संज्ञा विकारी होता है, सर्वनाम विकारी होता है, विशेषण विकारी होता है और क्रिया आपकी विकारी। यदि ये चीजें आती है तो 100% विकारी कहलाएगा। संज्ञा परिवर्तन होता है इसलिए विकारी कहलाएगा, सर्वनाम परिवर्तन होता है इसलिए विकारी कहलाएगा, विशेषण होता है वो विकारी कहलाएगा और क्रिया है वो भी विकारी। क्यों? अभी संज्ञा ने बदल दिया, नाम को ये सर्वनाम बदल गया, संज्ञा बदल गया। अब ये आपसे कहूं ये अच्छा शब्द है, अब अच्छा शब्द पुल्लिंग शब्द है, अब हम इसको स्त्रीलिंग बदल सकते हैं। अच्छा विशेषण है कर सकते हैं। इसका मतलब है कि विशेषण भी बदलता है और इसके अलावा क्रिया है। अब अगर मान लीजिए अपन कहे आता है और अपन कहे सीता जाती है तो ये भी लिंग बदल गया। यानी कि जहां लिंग वचन कारक काल बदल जाता है वो कहलाता है हमारा विकारी शब्द। और जिस शब्द संज्ञा होगा, सर्वनाम होगा, विशेषण होगा और क्रिया होगा, इन चारों में से अगर कोई भी आता है तो समझ लीजिएगा वो आपका विकारी शब्द कहलाएगा। देखो ये तो संज्ञा, ये आपका सर्वनाम हो गया, ये आपका विशेषण हो गया और ये आपकी क्रिया हो गई। तो जिन चारों शब्दों के आधार पर अपन बात करते हैं उन्हें हम विकारी शब्द कहते हैं। इसके बाद में आता है अविकारी। जिन शब्दों का लिंग वचन कारक और काल परिवर्तित नहीं होता या परिवर्तन नहीं होता उन्हें अपन कहते हैं अविकारी या अव्यय। जैसे ये है हमारे पास अब और कब। अब शब्द फिर लिख दिए हैं, चारों शब्दों के आधार पर आपको बताना है इनमें से कौन सा शब्द है जो अविकारी है। देखो अब मैं विकारी की बात नहीं करूंगा, अब मैं अविकारी की बात करूंगा, अब मैं अव्यय की बात करूंगा। आपको बताना है कि अब इसमें से कौन सा है कौन सा नहीं है। तो ये क्या कह रहा है कि जिन शब्दों का लिंग वचन कारक नहीं बदलता, इसका मतलब परिवर्तन नहीं होता, जिनका परिवर्तन होता है उन्हें अपन विकारी कहते हैं, जिनका परिवर्तन नहीं होता उनको अविकारी कहते हैं। तो अविकारी शब्द वो कहलाएगा। देखो अब है कोई परिवर्तन नहीं हो रहा, जब का कोई नहीं हो रहा, तब का कोई परिवर्तन नहीं हो रहा, कब का कोई परिवर्तन नहीं हो रहा। इसका मतलब है कि जिन शब्दों का कोई परिवर्तन नहीं होता उन्हें हम कहते हैं अविकारी या अव्यय, और जिन शब्दों का परिवर्तन होता है वह विकारी या अविकारी। तो ये क्लियर साफ आपको क्लियर हो गया होगा, समझ में आ गया होगा। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। परिभाषा आपके पास में है और इसके अलावा आपके उदाहरण आपके पास में है। विकारी किसे कहते हैं, अविकारी, ये संज्ञा के रूप आएंगे। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिएगा या इसको आप लोग नोट करिएगा, फिर आगे नेक्स्ट अगली क्लास अपन बढ़ते हैं। जल्दी से लगाइएगा। चलिए देखिए अब आते हैं अपन नेक्स्ट अगले टॉपिक के ऊपर। यही अभी अपन संज्ञा की बात कर रहे हैं, ये तो संज्ञा के विकारी रूपों के रूप। अब हम एक एक चीज को उठाते हैं। सबसे संज्ञाकारी रूप में हम लेते हैं लिंग को। सबसे पहली बात लिंग किसे कहते हैं, लिंग किसे कहते हैं और भेद कितने होते हैं, कहते हैं भेद या कितने प्रकार के होते हैं। से पहले हम बात करेंगे लिंग। लिंग किसे है, ये है आपके सामने। बात आती है कि लिंग कहते किसको हैं, तो मैं आपको बता देता हूं। लिंग का मतलब होता है पहचान या निशान। यानी कि हम किसी चीज की पहचान करते हैं या हम कहते हैं निशान जिसको कहते हैं, ये है आपका लिंग की परिभाषा शाब्दिक रूप से। अब आपसे कोई पूछे कि लिंग की परिभाषा क्या होगी, तो ज्यादातर मैं आप लोगों को बता देता हूं। ये कहते हैं कि जो शब्द
स्त्री व पुरुष स्त्री व पुरुष जाति का बोध कराता है उसे लिंग कहते हैं। ये किताब में भी परिभाषा मिलेगी, भी ज्यादातर इसी को बताते हैं कि जो शब्द स्त्री व पुरुष जाति का बोध कराता है उसे हम लिंग कहते हैं। इसका मतलब है कि ठीक है भाई, आपने जो पढ़ा है वो सही है, लेकिन मैं आपसे पूछूंगा, ये लिखा हुआ है जो शब्द, मेरी अपनी परिभाषा, मेरा अपना सोच है कि जो शब्द, अब शब्द तो कुछ भी हो सकता है, शब्द तो हमारे पास में विकारी भी हो सकता है और शब्द तो हमारे पास अविकारी भी हो सकता है, क्योंकि हम पढ़ेंगे आगे चल करके शब्द किसे कहते हैं, कितने प्रकार के शब्द हैं, शब्दों को कितने भागों में बांटा गया है, उत्पत्ति के आधार पर कितने हैं, रचना के आधार पर कितने हैं, स्रोत के आधार पर कितने हैं, बनावट के आधार पर कितने हैं, अर्थ के आधार पर कितने हैं। ये सारे के सारे अगला नेक्स्ट जो आएगा हमारा टॉपिक उसके अकॉर्डिंग चलेगा। तो हम बात कर रहे हैं कि आपने कहा जो शब्द, अब देखो शब्द विकारी भी है और विकारी भी है। मान लीजिए मैं विकारी की बात नहीं कर रहा, मैं अविकारी की बात कर रहा हूं, और अविकारी शब्द मेरे पास में अब है, मेरे पास में जब है, तो मुझे बताइएगा दोनों शब्द आए हैं, इनमें से स्त्रीलिंग कौन सा है और पुल्लिंग कौन सा है। याद रहे परिभाषा कह रही है आपकी कि जो शब्द स्त्री और पुरुष जाति का बोध कराए, तो मुझे ये बताएं अब और जब स्त्रीलिंग कौन सा है और पुल्लिंग कौन सा है। जल्दी से कमेंट करके बताएंगे कि स्त्रीलिंग कौन सा है और पुल्लिंग कौन सा है, बताइए। जल्दी कमेंट करिएगा। अब आप लोग सोचते होंगे कि सर ये क्या बात है, आप परिभाषा तो हम यही पढ़ते आ रहे हैं, ऐसा ही आया है। देखिए बेटा, ऐसा ही है, बिल्कुल सही है। जो शब्द लिखा है स्त्री पुरुष जाति की तरह कहते हैं, लेकिन एक छोटी सी कमी रह गई है, अब मैं आपको बताता हूं। यह कि विकारी रूप से स्त्री व पुरुष जाति का बोध कराते हैं कि जिस रूप से होता हो उसे लिंग कहते हैं। अब देखो तुम्हारी मेरी परिभाषा में क्या अंतर है। ऊपर लिख रहा है कि सब सही तो है, आप भी जाति का बोध करा रहे हैं, स्त्री पुरुष का बोध करा रहे हैं, और हम भी आप स्त्री जाति का पुरुष जाति का बोध करा रहे हैं, लेकिन अंतर थोड़ा सा इतना ही है, मैंने विकारी शब्द का किया है और आपने सिर्फ शब्द का प्रयोग किया है। संज्ञा के जिस विकारी रूप से, मुझे फिर विकारी शब्द की बात करनी है, अगर मैं अविकारी की करूंगा तो कोई लिंग वचन नहीं होगा। इसका मतलब है संज्ञा विकारी रूप से स्त्री और जाति का बोध होगा तो ही वो कहलाएगा। जैसे अभी अपन ने कहा राम, सीता, मोहन, गीता, स्त्री, नारी, पुरुष। अब ये जो सारे के सारे शब्द हैं निश्चित रूप से स्त्री और पुरुष और सारे जात संज्ञा है। अगर हम बात करें तो सीता, हम मोहन और गीता, ये टोटल आपके क्या हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। स्त्री अर्थात हमारे पास में होगा संज्ञा ही, यानी कि संज्ञा का रूप होगा, संज्ञा के रूप के कारण ही हम उसको स्त्री और पुरुष जाति में बदलेंगे। शब्द तो हमारे पास यहाँ भी है, ये भी है शब्द हमारे पास, लेकिन ये अविकारी है और अविकारी शब्द का कभी परिवर्तन नहीं होता है। तो याद रहे साथियों, आप लोगों को ध्यान रखना होगा, विकारी शब्द का ही प्रयोग करना होगा। विकारी शब्द है तो ही लिंग वचन कारक बदल सकता है, अगर अविकारी होगा तो लिंग वचन कारक नहीं बदलेगा। हम इनका कोई लिंग वचन नहीं बदल सकते, हम इनका बदल सकते हैं स्त्री, नारी, पुरुष, सबका हम लिंग वचन, चाहे लिंग बदलो, चाहे वचन बदलो, चाहे कारक बदलो, चाहे काल बदलो,
टोटल आप लोगों के सामने होगा। तो याद रखना हमारी परिभाषा क्या होगी, संज्ञा के जिस विकारी रूप से स्त्री व पुरुष जाति का बोध होता हो उसे हम लिंग कहते हैं। संज्ञा के जिस विकारी रूप से, फिर समझ लेना, हाँ शब्द तो आ रहा है लेकिन शब्द विकारी अविकारी से नहीं लड़ेगा। संज्ञा के जिस विकारी रूप से, ये आपको ध्यान रखना है, संज्ञा के जिस विकारी रूप से स्त्री और पुरुष जाति का बोध होता हो उसे हम लिंग कहते हैं। ये हमारी लिंग की परिभाषा है। अब आता है लिंग के भेद कितने होते हैं। लिंग के भेद कितने होते हैं तो देखिएगा, लिंग के कभी कभी कोई 2 बता देता है, कभी कोई 3 बता देता है, तो मैं आपको बता देता हूं लिंग के सिर्फ 2 हिंदी में। अगर आप संस्कृत की बात करेंगे तो याद रखना संस्कृत में आपके जो भेद होते हैं आप 3 होते हैं, और हिंदी अगर हम बात करें तो हिंदी में सिर्फ 2 होते हैं, एक पुल्लिंग है और एक स्त्रीलिंग होता है। यानी लिंग के या हम कहें प्रकार, लिंग के भेद या प्रकार। तो लिंग के 2 भेद होते हैं, बिल्कुल ये 2 भेद हैं, पुल्लिंग और एक होता है स्त्री। याद रखना आपको ये 2 है। आप जो तीसरी बात करेंगे कि जिसको हम नपुंसक लिंग कहते हैं, याद रखना नपुंसक लिंग आपका संस्कृत में होता है, हिंदी में नहीं होता है। तो साथियों याद रखना अपन को 2 ही पर करना है। अगर हम संस्कृत की बात करें तो हमें 3 करना होगा। ये क्या करते हैं, जैसे आप लोग के होते हैं, प्रश्न आया हुआ भी है ऐसे कई बार। जैसे मान लीजिएगा आपका रीट का पेपर था और रीट के पेपर में आपके लैंग्वेज 1, तो लैंग्वेज 1 में क्या होता है, पहले इंग्लिश होती है, फिर हिंदी होती है, फिर संस्कृत होती है। अब आपने मान लीजिएगा इंग्लिश फर्स्ट भर रखा है, संस्कृत भी भर रखा है, या हिंदी भर रखा है, संस्कृत दूसरा। तो होता क्या है, यदि मान लीजिए जैसे यहाँ लैंग्वेज 1 है आपकी, और लैंग्वेज 1 में पूछ लिया कि लिंग के भेद कितने हैं, लिंग के भेद, याद रहे कौन सी लैंग्वेज की बात कर रहा हूं मैं, लैंग्वेज 1, लैंग्वेज 1 हिंदी, मैं हिंदी की बात कर रहा हूं। ऑप्शन में है 2, 3, 4 और 5। लिंग के भेद कितने हैं याद रखने, मैं हिंदी की बात कर रहा हूं, तो उत्तर हमारा। यदि यही प्रश्न आ जाए दोबारा से और आपसे पूछ लिया जाए लिंग के भेद कितने होते हैं, और ऑप्शन भी वही 2, 3, 4 और 5, अब कौन सी लैंग्वेज आ रही है हमारी, लैंग्वेज 2 आ रही है, और लैंग्वेज 2 कौन सी है, संस्कृत है। तो याद रखना अब आप लोगों को 3 देना होगा, अब आपको 2 नहीं देना है। ये बहुत ही छोटी सी गलती है जिसको अपन कर जाते हैं। अगर लैंग्वेज 1 हिंदी दे रखा है तो हिंदी में अगर लिंग पूछा जाए तो आपको 2 ही बताना है, और लैंग्वेज 2 यदि आपकी संस्कृत है और संस्कृत में यही प्रश्न पूछा जा रहा है कि लिंग के भेद कितने हैं, तो साथियों आपको 2 नहीं आपको 3 करने होंगे। ये छोटी सी मिस्टेक आपको गलती कर सकती है, इसलिए याद रखना लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2। अगर हम संस्कृत की बात करें तो संस्कृत में 3 होंगे और हिंदी में आपके 2 ही होंगे। आता है कि और स्त्रीलिंग किसे आप कहते हैं, जिसमें पुरुष जाति का बोध और जिसमें स्त्री जाति का, बिल्कुल हमारी परिभाषा भी यही कहती है कि संज्ञा के जिस विकारी रूप के पुरुष जाति का बोध हो उसे पुल्लिंग कहते हैं, उसे पुल्लिंग कहते हैं। तो ये तो है पुल्लिंग की परिभाषा। दूसरी, संज्ञा के जिस विकारी रूप से स्त्री जाति का बोध हो उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। ये आपके सामने दोनों परिभाषा आ चुकी हैं।
संज्ञा के जिस विकारी रूप से पुरुष जाति का बोध होगा पुल्लिंग कहलाएगा, स्त्री जाति का बोध होगा स्त्रीलिंग कहलाएगा। यानी कि पुरुष की पहचान होगी तो पुल्लिंग होगा, स्त्री की पहचान होगी स्त्रीलिंग होगा। अब अपने पास में शब्द आ रहे हैं, यह है आपके पास में वन, रात, धन, आंख, राहा, मन, पुस्तक, रात, बात, ये मैंने दिए आपके पास में। और अब आपसे पूछ लिया गया कि बताओ इनमें से पुल्लिंग शब्द कौन से हैं और स्त्रीलिंग शब्द कौन से हैं। ध्यान दें, जिसमें पुरुष जाति का बोध होगा पुल्लिंग होगा, जिसमें स्त्री जाति का बोध होगा स्त्रीलिंग कहलाएगा। वन, रात, धन, आंख, राहा, मन, पुस्तक और बात, ये शब्द दिए हुए हैं और इन शब्दों में से आपसे पूछा जा रहा है इसमें पुल्लिंग कौन सा होगा और स्त्रीलिंग कौन सा होगा। तो सबसे पहला वन की बात करेंगे तो लगभग मुझे लगता है अगर कोई बच्चा इसको पढ़ेगा तो 100% उसको नपुंसक लिंग बोलेगा, क्योंकि वन स्त्री का ना पुरुष का बोध कराता है, इसलिए हम इसको नपुंसक लिंग कहेंगे, जबकि ये नपुंसक लिंग नहीं है। मैं आपको फिर क्लियर कर देता हूं, हिंदी में दो ही होते हैं, एक पुल्लिंग होता है एक स्त्रीलिंग होता है। आपको पुल्लिंग और स्त्रीलिंग के आधार पर ही उत्तर देना है। अब यदि इस तरीके से आगे तो अब मैं आपको एक तुक्का मार नियम है उसको मैं बता देता हूं कि कैसे हम पहचान करें कि इसमें स्त्रीलिंग कौन सा है और पुल्लिंग कौन सा है। तो साथियों आपको दो शब्द याद रखने हैं, एक है अच्छा और एक है अच्छी। ये दो शब्द आपके सामने हैं, जिन शब्दों के साथ में अच्छा लगेगा वो पुल्लिंग कहलाएंगे, जिनके साथ में अच्छा लगेगा स्त्रीलिंग कहलाएंगे। अब मैं आपके सामने बोलता जा रहा हूं, वन अच्छा तो पुल्लिंग, रात अच्छी स्त्रीलिंग, धन अच्छा पुल्लिंग, आंख अच्छी स्त्रीलिंग, राहा अच्छी स्त्रीलिंग, मन पुल्लिंग, पुस्तक अच्छी स्त्रीलिंग, बात अच्छी स्त्रीलिंग। मतलब है इसमें से एक, दो और तीन शब्द पुल्लिंग के हैं और बाकी सारे स्त्रीलिंग के हैं। यानी कि ये चीज आपके सामने क्लियर हो गई कि स्त्रीलिंग और पुल्लिंग कौन सा होगा। तो अच्छा और अच्छी के आधार पर यदि अपन चलेंगे तो अच्छा है पुल्लिंग और अच्छी है स्त्रीलिंग। तो जहां अच्छा और अच्छी दो शब्द आते हैं तो दो शब्दों के ऊपर में अच्छा लगता है वो स्त्रीलिंग होता है, अच्छा लगता है पुल्लिंग होता है और अच्छी लगता है स्त्रीलिंग। ये तो है हमारा तुक्का मार नियम। एक हिंद आपके जो है नियम और आता है, आप लोग देखिएगा इन सभी शब्दों के अंत में, ध्यान से सुने मेरी बात को, इन सभी शब्दों के अंत में ए का स्वर हो रहा है। यानी वन करें तो ए आ रहा है, रात करें तो ए आ रहा है, धन करें तो ए आ रहा है, आंख करें तो ए आ रहा है, राह में भी ए आ रहा है, मन में भी ए आ रहा है, पुस्तक में भी है और बात में भी है। यानी कि जिन शब्दों के अंत में ए आता है याद रखना उसको हम एकारांत कहते हैं। जिन शब्दों के अंत में ए आता है उसको एकारांत कहते हैं। जिन शब्दों के अंत में ए नहीं आता, इसका मतलब जिन शब्दों के अंत में आ आता है उसको आकारांत कहेंगे। जिन शब्दों के अंत में ई आता है उसे हम ईकारांत कहेंगे। जिन शब्दों के अंत में उ आता है उसको ऊकारांत कहेंगे। क्लियर? आपको याद रखना है, एकारांत होता है तो वहां ए का अंत होगा। अब आपको मैं कहना क्या चाह रहा हूं वो समझ लीजिए। अच्छा अच्छी के अकॉर्डिंग मैंने आपको बता दिया है। अब आपका जो नियम आ रहा है कि एकारांत शब्द, ध्यान से सुनेंगे, एकारांत शब्द होगा तो हम उस एकारांत को बहुवचन बनाएंगे। सामान्य रूप से बहुवचन, याद रहे बहुवचन में ओ का प्रयोग नहीं करना है। ध्यान से सुनेंगे, एकारांत शब्द होगा
सामान्य रूप से बहुवचन नहीं बनाना है, यानी बहुवचन बनाओगे तो ओ का प्रयोग नहीं करना है, यानी हम इस ओ का प्रयोग नहीं करेंगे। अब हम बहुवचन बनाएंगे तो कैसे बनाएं? तो याद रहे, जिन शब्दों का बहुवचन बनता है, जिन शब्दों का बहुवचन बनता है वो स्त्रीलिंग कहलाएगा, क्योंकि उनके नाक और मुंह से वायु बाहर निकलेगी। जिन शब्दों का बहुवचन बनता है वो स्त्रीलिंग होगा और उनके नाक और मुंह से वायु बाहर निकलेगी। अगर नाक मुंह से वायु बाहर निकलती है समझ लीजिएगा वो स्त्रीलिंग शब्द होगा। और जिन शब्दों का नहीं बनता, इसका मतलब वही का वही रहता है, बन जाता है, नाक मुंह से वायु बाहर निकलती है, वो स्त्रीलिंग कहलाएगा। और जिनमें नहीं बनता वो पुल्लिंग शब्द कहलाएगा। पुल्लिंग शब्द होगा, एकारांत कभी परिवर्तित नहीं होता है। और यदि मान लीजिएगा हमारा परिवर्तन हो जाता है तो समझ लीजिए वो स्त्रीलिंग होगा। दो चीज समझ में आ गई होगी आपके। अच्छा और अच्छी के आधार पर मैंने आपको बता दिया। दूसरा नियम और बता दिया है कि जिन शब्दों का बहुवचन बनता है, इसका मतलब नाक मुंह से वायु बाहर निकलती है, वो स्त्रीलिंग कहलाएगा। और जिन शब्दों का नहीं बदलता उसे हम कहेंगे पुल्लिंग शब्द। वन शब्द है आपके सामने, देख लीजिएगा, वन का कोई परिवर्तन नहीं हो रहा, लेकिन रात का हो रहा है रातें। धन का नहीं हो रहा, आंख का हो रहा है आंखें। इसके अलावा राह का हो रहा है राहें। इसके बाद मन का नहीं हो रहा, पुस्तक का बन रहा है पुस्तकें। और इसका मतलब बात का बन रहा है बातें। इसका मतलब है कि जिन शब्दों का बनता है, जो शब्द बन रहे हैं बहुवचन, उनका स्त्रीलिंग कहलाएगा। और जिन शब्दों का नहीं बनता, जैसे वन का नहीं बन रहा, धन का नहीं बन रहा, मन का नहीं बन रहा। लेकिन आप लोग ये सोचते होंगे कि सर फिर हम लोग तो कई बार पढ़ते हैं वनो शब्द तो बहुवचन है। बिल्कुल वनो शब्द है, बहुवचन है। धनो शब्द बहुवचन है, मनो शब्द बहुवचन है, लेकिन ये वाक्य के अंतर्गत आते हैं। वनों में आग लग गई, इसका मतलब है वनों में आग लग गई, वनों में आग लग गई। या वनों में पेड़ काटे जाते हैं, या हम कहें वनों में जानवर रहते हैं। तो सीधी सी बात है, यहाँ हमने वन को संबोधित किया है और जब वाक्य में प्रयोग होता है तब तो ये बहुवचन कहलाएगा। लेकिन सिंगल वर्ड यदि आता है तो ये बहुवचन नहीं कहलाता है, क्योंकि सिंगल एकारांत शब्द अपने आप में एक वचन होता है, अपने आप में ही बहुवचन होता है। जैसे मान लीजिएगा हमारे शब्द है बालक। अब यदि हम कहें बालक का बहुवचन क्या है तो कोई चेंज नहीं होगा। देख लीजिएगा, बालक पढ़ रहा है, और फिर मैं बोल देता हूं बालक पढ़ रहे हैं। तो बालक में मैंने कोई परिवर्तन नहीं किया है, लेकिन वाक्य हमारा एक वचन और वाक्य हमारा बहुवचन जरूर बन चुके हैं। लेकिन बालक शब्द में परिवर्तन नहीं हुआ, क्योंकि बालक अपने आप में एक वचन ही है, बालक अपने आप में बहुवचन है। लेकिन अगर हम कहें बाल को इधर आओ, बाल को इधर आओ, तो ये अब आपका बहुवचन बन जाएगा, क्योंकि संबोधन के लिए ओ का प्रयोग किया जाता है। वाक्य में एकारांत शब्द आता है तो उसको ओ में परिवर्तन करते हैं। यही पहचान है कि एकारांत पुल्लिंग शब्द बहुवचन नहीं बदलता, सिर्फ वाक्य में बदलता है। लेकिन एकारांत यदि स्त्रीलिंग शब्द आता है तो इसको बहुवचन बदलते हैं, और जब बदलते हैं तो उसकी वायु नाक और मुंह से बाहर निकलती है, और नाक मुंह से बाहर निकलने के कारण ही हम उसको स्त्रीलिंग कहते हैं। तो ये था हमारा पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। तो ये स्त्रीलिंग पुल्लिंग हुआ, संज्ञा का रूप हुआ। नेक्स्ट अगला होगा हमारा लिंग परिवर्तन। कैसे हम लिंग का परिवर्तन करते हैं, कौन कौन, ये तो मैंने तुक्का नियम बताया है। इसके अलावा परिवर्तन और करते हैं कि किस तरीके से, जैसे वान शब्द अगर अंत में आए तो वती लगाकर स्त्रीलिंग बनाया जाता है। मान शब्द आता है तो उसमें मति शब्द लगाकर स्त्रीलिंग बनाया जाता है। कुछ ऐसे शब्द भी हैं जिनमें मादा शब्द पूर्व में लगा करके और उसको स्त्रीलिंग बनाया जाता है। जैसे भेड़िया है, भेड़िया का भेड़ी नहीं बनाएंगे,
अर्थात उसके आगे मादा शब्द लगा करके मादा भेड़िया कहेंगे। खरगोश अगर आता है तो मादा खरगोश कहेंगे, अगर भालू है तो मादा भालू कहेंगे, अगर मगरमच्छ है तो मादा मगरमच्छ कहेंगे। ऐसे शब्द आएंगे, उनके साथ पूर्व में मादा शब्द जोड़ करके बहुवचन यानी कि लिंग बदलते हैं, कुछ में वती लगाकर, कुछ में मती लगाकर, कुछ में त्री लगाकर। तो ये 4-5 नियम और हैं जिन नियमों को अपन नेक्स्ट कल पढ़ेंगे, कल की वीडियो में पढ़ेंगे। आज आपको इतना ही पढ़ना है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसके बाद नेक्स्ट कल। धन्यवाद, शुक्रिया।